नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ एस टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण। दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत पर विदेशी आक्रमण की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों भारत पर जो है सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? दोस्तों ईरानियों ने यानी पर्शियन ने। दूसरी बार किया था दोस्तों यूनानी यानी सिकंदर। यूनानियों की तरफ से किसने किया था? दोस्तों सिकंदर ने किया था। तीसरे थे हिंद यमन, चौथे थे शक, पांचवें पहलव थे और छठे थे अरबी, सातवें थे तुर्की। तो दोस्तों इन सातों ने जो है भारत पर जो है विदेशी आक्रमण किया था। पहले कौन थे? ईरानी थे। दूसरे थे यूनानियों की तरफ से जो है सिकंदर ने जो है आक्रमण किया था। तीसरे थे दोस्तों हिंद यमन और चौथे थे शक और पांचवें थे पहलव और छठे थे अरबी और तुर्की। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे हिंदी यवन के बारे में। याद रखें दोस्तों हिंदी यवन के बारे में जो है पढ़ेंगे, हिंदी यवन शासकों के बारे में। हिंदी यवन शासक। दोस्तों हिंदी यवन शासक जो है इन्हें बैक्ट्रियन भी जो है कहा गया है। दोस्तों हिंदी यवन शासकों को जो है इन्हें बैक्ट्रियन भी जो है कहा गया है। पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। याद रखें दोस्तों डेमेट्रियस जो है इनका पहला शासक था, जो कि सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। दोस्तों सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था कौन? डेमेट्रियस। डायोडोटस ने जो है सेल्यूकस के कमजोर होने पर जो है बैक्ट्रिया क्षेत्र को जो है एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में घोषित कर लिया था। दोस्तों डायोडोटस ने जो है सेल्यूकस के कमजोर होने पर जो है बैक्ट्रिया क्षेत्र को जो है एक स्वतंत्र राज्य यानी स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में जो है घोषित कर लिया। सेल्यूकस जो था सिकंदर का जो है थल सेनापति था। जब सिकंदर भारत से जो है वापस गया था तो अपना क्षेत्र जो उसने जीता था तो अपने सेनापतियों को जो है देकर गया था, जिसमें जो है सेल्यूकस को भी एक क्षेत्र देकर गया था, जिस क्षेत्र पर जो है सेल्यूकस कमजोर होने के कारण जो है उसी के सेनापति यानी उसी के सेना में से एक ने जो है डायोडोटस ने जो है सेल्यूकस के कमजोर होने पर जो है बैक्ट्रिया क्षेत्र को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है घोषित कर दिया था। और इसी साम्राज्य से यानी डेमेट्रियस जो है इसी साम्राज्य से जो है संबंधित था। याद रखें दोस्तों दूसरा यूनानी आक्रमणकारी कौन था? तो डेमेट्रियस जो है दूसरा यूनानी आक्रमणकारी था। तो पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था? तो पहला था दोस्तों सिकंदर और दूसरा यूनानी आक्रमणकारी कौन था? डेमेट्रियस था। इनकी दो शाखाएं थी दोस्तों, इनकी जो है दो शाखाएं थी। तो दो शाखाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइड शाखा। यूक्रेटाइड शाखा जो है बैक्ट्रिया में जो है प्रचलित हो गई थी। जैसे ही जो है डेमेट्रियस जो है यह भारत की ओर बढ़ा यानी भारत में इसने आक्रमण किया तो यूक्रेटाइड ने जो है कहाँ पर? बैक्ट्रिया पर जो है अपना अधिकार जो है कर लिया था। अब डेमेट्रियस शाखा में जो है अपोलोडोटस जो कि इसका भाई था, किसका? डेमेट्रियस का भाई था अपोलोडोटस। अगाथोक्लीज ने दोस्तों कृष्ण और बलराम नाम के सिक्के जारी कराए थे। किसने? अगाथोक्लीज ने जो है कृष्ण और बलराम नाम के जो है सिक्के जारी कराए थे। तीसरा था दोस्तों मिनांडर। याद रखें दोस्तों तीसरा था मिनांडर यानी मिलिंद। सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता था दोस्तों मिलिंद ने जो है सिकंदर से ज़्यादा भूभाग जीता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता की थी। बौद्ध भिक्षु नागसेन से यानी बातचीत किसने की थी? बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलिंद ने जो है बातचीत की थी। और मिलिंद पनो एक क्या है दोस्तों? मिलिंद पनो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। इसी में पता चलता है कि मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? नागसेन ने दिया था। तो नागसेन की वार्ता का कहाँ पता लगता है दोस्तों? मिलिंद पनो बौद्ध ग्रंथ में जो है पता लगता है। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्नों का। उपाधि क्या क्या थी दोस्तों? हमीकस और सोटर। किसकी उपाधि थी दोस्तों? हमीकस और सोटर उपाधि थी किसकी? ये उपाधि थी दोस्तों मिलिंद की। याद रखेंगे। सोने के सिक्के चलवाए दोस्तों। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो मिलिंद ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरी शाखा थी दोस्तों यूक्रेटाइड शाखा थी दूसरी। इसका जो है
शासक कौन हुआ था दोस्तों? हेलियोक्लीज जो है इसका शासक हुआ था। हेलियोक्लीज का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? एंटियालकिड्स जो है इसका उत्तराधिकारी था। इसने शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में जो है हेलियोडोरस को भेजा। हेलियोडोरस यानी एक मैसेंजर यानी एक दूत था। तो इसको किसने भेजा था दोस्तों? शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में भेजा था। एंटियालकिड्स ने जो है भेजा था, याद रखेंगे। अंतिम शासक कौन था दोस्तों? यूक्रेटाइड हर्मियस था। इसे कुजूल कड़फिसेस ने जो है हराया था दोस्तों। हर्मियस को जो है कुजूल कड़फिसेस ने जो है हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अंतिम शासक था हर्मियस, इसे कुजूल कड़फिसेस ने जो है हराया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव, यानी हिंद यवन आक्रमणों के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। तो मुद्राओं के लिपि का प्रभाव पड़ा है हिंद यवन आक्रमण के बाद। कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग क्या है? हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव से, याद रखेंगे। और 12 राशियाँ यानी 12 राशियाँ मेष, कन्या, कर्क और मिथुन, ये 4 राशियाँ और अन्य राशियाँ 8 जो अन्य राशियाँ हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 राशियों के बारे में जो है हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव के बाद ही जो है पता चलता है। पर्दा प्रथा हिंद यवन आक्रमण के बाद शुरू हुई, याद रखेंगे दोस्तों, जिसको जो है यवनिका भी जो है कहा गया है, याद रखेंगे दोस्तों, यवनिका। अब आते हैं दोस्तों शक आते हैं। शक यानी सीथियन, किसके बाद आए हैं दोस्तों? शक। ये आते हैं दोस्तों हिंद यवन शासकों के बाद आते हैं शक यानी सीथियन, याद रखेंगे। शक दोस्तों, शक मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। शक जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? शक जो है मध्य एशिया से आए थे। पहला शासक कौन था इनका? मोगा था दोस्तों। मोगा जो है इनका पहला शासक था। किसका पहला शासक था दोस्तों? मोगा। तो शक शासकों का जो है पहला शासक था मोगा, याद रखेंगे। शकों की भारत में 5 शाखाएं थी दोस्तों। शकों की जो है भारत में 5 शाखाएं थी। तो 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो पहली थी दोस्तों अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा, मालवा शाखा, उत्तरी शाखा। उत्तरी शाखा को जो क्षत्रप शाखा भी जो है कहा गया। तक्षशिला से मथुरा तक थी, याद रखेंगे दोस्तों। तक्षशिला से जो है मथुरा तक इसका विस्तार था उत्तरी शाखा का। और पश्चिमी क्षत्रप यानी पश्चिमी शाखा का विस्तार जो है नासिक से उज्जैन तक था, यानी महाराष्ट्र के नासिक से एमपी के उज्जैन तक था पश्चिमी शाखा का विस्तार, याद रखेंगे दोस्तों। रुद्रतामन का संबंध जो है पश्चिमी शाखा से है दोस्तों। रुद्रतामन का संबंध जो है पश्चिमी शाखा से है। जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, रुद्रतामन ने जो है जूनागढ़ अभिलेख का जारी कराया था दोस्तों। रुद्रतामन ने जूनागढ़ अभिलेख को जो है जारी कराया था। इसे किस भाषा में जारी कराया था? तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में, यानी बिल्कुल शुद्ध संस्कृत भाषा में जो है जारी कराया था। जूनागढ़ अभिलेख को किसने? रुद्रतामन ने, याद रखें दोस्तों। ये संस्कृत का पहला अभिलेख था जो कि संस्कृत भाषा में जो है जारी करा गया था, जारी जो है कराया गया था। इसी अभिलेख से जो है सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख से जो है सुदर्शन झील के बारे में जो है पता चलता है। सुदर्शन झील का जो है निर्माण का पता जो है चलता है, याद रखेंगे दोस्तों। सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस अभिलेख से इसका पता लगता है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख से इसका पता लगता है। सुदर्शन झील से जो है नहरें निकलवाई दोस्तों। सुदर्शन झील से जो है नहरें किसने निकलवाई थी? तो तुषास्प ने जो है नहरें निकाली थी, यानी तुषास्प ने नहरें निकलवाई थी। तुषास्प कौन था? सम्राट अशोक का राज्यपाल था, याद रखें दोस्तों। सम्राट अशोक का राज्यपाल था कौन? तुषास्प। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी इसकी मरम्मत वगैरह जो है किसने करवाई थी? तो रुद्रतामन ने जो है इसकी मरम्मत जो है करवाई थी सुविशाख के निर्देशन में, जो कि एक मंत्री है, याद रखें दोस्तों। सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया था रुद्रतामन ने कराया था सुविशाख के निर्देशन में, याद रखेंगे। पुनः जीर्णोद्धार यानी पुनः मतलब दोबारा जो जीर्णोद्धार यानी दोबारा इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने जो है कराया था। अगर पुनः नहीं पूछे तो किसने कराया था? रुद्रतामन ने जो है कराया था। जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रतामन, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के बारे में जो है जानकारी मिलती है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रतामन, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब शकों के बाद कौन आते हैं दोस्तों? शकों के बाद आते हैं पहलव यानी पार्थियन, याद रखें दोस्तों। पहलव यानी पार्थियन। संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस इसके संस्थापक थे। किसके? पहलव के। ईरान से आए थे, याद रखें दोस्तों। कहाँ से आए थे पहलव?
ईरान से आए थे। याद रखें दोस्तों। अब पहलव के बाद कौन आते हैं? पहलव के बाद आते हैं कुषाण। तो कुषाण जो है इन सभी में जो है सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, तो इसको ध्यान से जरूर देखना। कुषाण दोस्तों, कुषाण के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। दोस्तों कुजुल कटफिसेस जो है संस्थापक थे कुषाण वंश के। कुषाण मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। कुषाण जो है मध्य एशिया से आए थे। यह यूची जनजाति के थे दोस्तों। यह जो है यूची जनजाति के थे। कुजुल कटफिसेस दोस्तों, कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिम कटफिसेस जो है उत्तराधिकारी हुआ है किसका? कुजुल कटफिसेस का। इसको जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों, बिम कटफिसेस को याद रखेंगे। अब वास्तविक संस्थापक यानी जो किसी वंश को नई पहचान दे और उसका जो है विस्तार, यानी उसका विस्तार साम्राज्य जो है बहुत काफ़ी बढ़ा दे और वंश को जो है नई पहचान दे, तो उसको ही जो है वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है। तो कुषाण वंश का संस्थापक जो है किसको कहा जाता है? बिम कटफिसेस को जो है कहा जाता है। बिम कटफिसेस ने जो है सोने के सिक्के चलवाए, जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी जो है कहा गया है दोस्तों। बिम कटफिसेस ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे, जिसे द्विभाषीय मुद्रा भी जो है कहा गया है। यूनानी लिपि और खरोष्ट लिपि, यानी जो सिक्के चलवाए थे बिम कटफिसेस ने सोने के, उसकी एक तरफ जो है खरोष्ट लिपि थी और एक तरफ थी यूनानी लिपि, इसीलिए जो है इसको द्विभाषीय मुद्रा भी जो है कहा गया है, याद रखेंगे। बिम कटफिसेस दोस्तों, बिम कटफिसेस जो है शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म यानी शिव की पूजा करने वालों को जो है दोस्तों शैव धर्म का जो है शैव अनुयायी जो है कहा जाता है। तो बिम कटफिसेस जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अब यह कैसे पता चलता है कि शैव धर्म का अनुयायी था बिम कटफिसेस? तो कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर जो है शिव, नंदी और बैल की आकृति के सिक्के मिले हैं, जिनसे यह पता लगता है कि बिम कटफिसेस जो है शैव धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे। सम्राटों का सम्राट कहा जाता है किसको? बिम कटफिसेस को। सर्वलोकेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। बिम कटफिसेस को जो है सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। अब आता है दोस्तों कटफिसेस। बिम कटफिसेस के बाद कौन आता है दोस्तों? कनिष्क आता है। कनिष्क जो है 78 AD से लेकर 110 AD तक इसका शासनकाल रहता है दोस्तों। कनिष्क का जो है शासनकाल 78 AD से लेकर 110 AD तक जो है रहता है। रवेटा कभिलेख से कनिष्क के बिम कटफिसेस का पुत्र होने का पता चलता है दोस्तों। कनिष्क जो है किसका पुत्र था? तो इसका पता जो है रवेटा कभिलेख से जो है पता चलता है कि कनिष्क जो है बिम कटफिसेस का पुत्र होने का जो है पता चलता है। इनकी दो राजधानी थी दोस्तों। इनकी जो है दो राजधानी थी, पुरुषपुर और मथुरा। यानी दो राजधानी किसकी थी? कनिष्क की जो है दो राजधानी थी, पुरुषपुर और मथुरा, याद रखेंगे। कनिष्क गद्दी पर बैठने से पहले जो है तक्षशिला का गवर्नर था दोस्तों। कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पहले जो है तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध संगीति दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में, याद रखेंगे दोस्तों। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में। चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बट गया था, याद रखें दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा में जो है, यानी दो शाखाओं में बट गया था चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, याद रखें दोस्तों। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी दोस्तों? कनिष्क के समय हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र थे। कश्मीर के कुंडलवन में जो है हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है दोस्तों। कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब अशोक की देन, यानी अशोक ने क्या क्या दिया है, अशोक की देन जो है क्या क्या है? गंधार कला और मथुरा कला का विकास जो है कनिष्क की देन है। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन पर जो है सूर्य देवता हेलियोक्लीज का प्रतीक है, याद रखेंगे। तो दरबारी कवि कौन थे कनिष्क के? राजनीतिक कवि एवं लेखक कौन थे? अशोक घोष जो है राजनीतिक लेखक और कवि थे किसके? कनिष्क के। नागार्जुन शून्यवाद का जनक कहा जाता है और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन की पुस्तक कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र, याद रखेंगे दोस्तों। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है नागार्जुन की पुस्तक है। और चरक तीसरे नंबर के आते हैं दोस्तों। चरक ने लिखी थी दोस्तों, चरक संहिता लिखी थी, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। 78 ईस्वी में जो है शक संवत चला दोस्तों। 78 ईस्वी में जो है शक संवत चला, यानी जब कनिष्क जो है 78 AD में जो है जब गद्दी पर बैठे थे,
तो उन्हीं के समय जो है 78 ईस्वी में जो है शक संवत चला। गंधार शैली, गंधार कला यानी मथुरा कला का विकास किसकी देन है? कनिष्क की। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कनिष्क ने। सूर्य देवता हेलियोक्लीज का प्रतीक को जो है समर्पित है। याद रखें। अब इनके दरबारी कौन कौन थे? तो राजनीतिक कवि या लेखक थे अश्वघोष। दूसरे थे राजनीति नागार्जुन, इनको शून्यवाद का जनक और सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नागार्जुन की पुस्तक कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। तीसरे थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी जो कि चिकित्सा से संबंधित है। और 78 ईस्वी में जो है शक संवत जो है चला किन के समय? कनिष्क के समय। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।